ठीक है, सबसे पहली चीज, दो दो पॉइंट सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले बोल दूंगा गाइस, सब अपने अपने अकाउंट ऑथेंटिकेट करा दो। इट विल बी अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी आगे चल के, वो रिकॉर्ड करने नहीं देगा। ठीक है, ऑथेंटिकेट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस आपके को एक ओटीपी अपने जनरेट कराएगा, और ओटीपी आपको अपना जूम का वो करना होता है, क्या कहते हैं, वेरीफाई करना होता है, आपका अकाउंट ऑथेंटिकेट हो जाता है, पहली चीज। सेकंड थिंग इज कि कल ना अपन ने पंचायतन सिस्टम पे डिस्कशन किया था, इट इज रॉन्ग फ्रॉम माय पार्ट, गलत हो गया था, अमर ने मेरे को राइट किया। पंचायतन सिस्टम ये होता है कि देर इज अ डीटी इन द सेंटर एंड देर आर 4 गॉड्स या गॉडेस इन द कॉर्नर्स। सब ठीक है, श्राइन जो होते हैं सर, हाँ, जो श्राइन के अंदर ही होती हैं, इसके अंदर ये सिस्टम को पंचायतन सिस्टम कहा जाता है। दैट वाज नॉट नथिंग टू डू विद द पिरामिड सिस्टम और एनीथिंग। दूसरा पॉइंट है कि पंचायतन सिस्टम इज प्रिवलेंट बोथ इन नॉर्दर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया बोथ, बहुत ही कॉमन सी चीज है, दोनों के लिए बोला गया है। क्लियर है गाइस? ठीक है अमर, थैंक यू। ओके ओके सर। चलो, ऑलिव रिडली टर्टल, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि अभी करंट अफेयर्स में बात क्या चल रही है ऑलिव रिडली टर्टल की, क्या हम डिस्कशन कर रहे थे? अभी कुछ खास चीजें शुरू हुई हैं ऑलिव रिडली टर्टल से, तो व्हाट वाज दैट थिंग? सर आपने बताया था ना कि वो अभी कोरोना के लॉकडाउन की वजह से हैचिंग अच्छी बहुत, हुई इस बार से। हाँ, इस बार की हैचरी में ह्यूमन डिस्टरबेंस नहीं था, सो बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ है। एनीवेज, ऑलिव रिडली टर्टल की जो वो है साइज है, मतलब साइज बोल रहा हूँ, जो इनका जो लाइफ स्टॉक है ये बहुत बड़ा है पहले से ही। तुम्हें सबसे पहला नाम यहाँ पे लिखना है, दिस इज ऋषिकुल्य रुकरी। इसको लिखो, ऋषिकुल्य को बनाया गया, अभी ऋषिकुल्य है जो कि सबसे ज्यादा जहाँ पे मास प्रोडक्शन हुआ है, मास प्रोडक्शन बोल रहा हूँ, मास बर्थ हुआ है ऑलिव रिडली टर्टल का। ये सबसे छोटे साइज के टर्टल्स होते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा के जो कोस्ट हैं, उड़ीसा के कोस्ट वर्ल्ड के सबसे ज्यादा मास नेस्टिंग के साइट होते हैं, इसे नोट कर लो। उड़ीसा में सबसे ज्यादा मास नेस्टिंग का साइट है ऑलिव रिडली टर्टल का। नेक्स्ट पॉइंट इज मास नेस्टिंग इसके अलावा और कहां कहां पर है, ध्यान रखिएगा। मास नेस्टिंग बहुत पॉपुलर पहले से ही है अबाउट द गहिरमाथा कोस्ट इन भितरकणिका नेशनल पार्क। भितरकणिका नेशनल पार्क को नोट कीजिए। कोई जानता है क्या एक खासियत है भितरकणिका नेशनल पार्क की? सर ये रामसर भी है ये। ठीक है, ओके, रामसर भितरकणिका, हाँ ठीक है। भीतरकनिका मैंग्रोव्स है ना कुछ ऐसा रामसर करके, ठीक है। वेटलैंड है और जो। एक खास चीज है जो भितरकणिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तू जानता है, कोई जानता है तुम में से? वैसे मेरी स्लाइड में आगे है, मैं अभी बता देता हूँ, लिख लो अभी या आगे लिख लेना, कि जो इंडिया का 70% जो इंडिया के सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं, वो यही हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया के 70% सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भितरकणिका नेशनल पार्क में हैं। ठीक है, समझ में आया? ऑलिव रिडली टर्टल सबको क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, क्या लिखना है आपको, कि इट इज द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट अबंडेंट। ये स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट अबंडेंट उसमें आते हैं, टर्टल्स में आते हैं, एंड दे आर कार्निवोरस इन नेचर। ओके, देयर इज वन पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मास नेस्टिंग और आरीबाडा। राइट इट डाउन, इनकी जो मास नेस्टिंग होती है उसको आरीबाडा कहते हैं। बहुत सारी फीमेल टर्टल्स यहाँ पर एक साथ आकर एग्स देती हैं। So this mass nesting is very unique here for this particularly olive ridley turtle को। ये आरीबाडा वर्ड नोट कर लो, दिस इज इम्पोर्टेंट।
अरे इतने छोटे नहीं होते हैं, अरे ये बच्चे हैं। अरे यार हिमांशु अरे ये बच्चों की फोटो है, पर बहुत बड़े नहीं होते, पाम साइज के ही होते हैं, इससे ज्यादा बड़े नहीं होते। ओके, लिख लिया? सबने लिख लिया? ओके, सो थ्रेड्स। हाँ शनि, क्या हुआ? शनि, कुछ बोलना चाहते हो? चलो ओके। सो ध्यान रखो, इनके ऊपर थ्रेड्स क्या है, जो कि जनरली हर एक्वेटिक एनिमल के ऊपर रहता है, फॉर देयर मीट, शेल, लेदर एंड देयर एग्स। मेंस के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पे ये पॉइंट बनेगा। एंड जो इनको फिशिंग नेट्स और इनके अनकंट्रोल फिशिंग के कारण जो इनके बन रहे हैं, इनकी मीट, शेल और लेदर के लिए इनको मारा जा रहा है, ये वाला पॉइंट है। आपको ना इसका प्रोटेक्शन स्टेटस ये नोट करो, ये प्रीलिम्स का पॉइंट बनता है। इसका सिर्फ IUCN रेड लिस्ट वल्नरेबल लिखकर आगे बढ़ो। हाँ जी, आगे बढ़े। लिख लिया सबने? लिख लिया है? ओके, नेक्स्ट लिखो ऋषिकुल्य रिवर। जो आप बात कर रहे हो, ये जो पूरी हैचरी जिसकी बात कर रहे हो, इसको ध्यान रखिए कि ये ऋषिकुल्य रिवर पर है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ऋषिकुल्य रिवर का कैचमेंट एरिया क्या क्या है। कैचमेंट लिखे, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंडामल, कंडामल और गंजम, डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर उड़ीसा। प्लीज राइट इट डाउन। ऋषिकुल्य रिवर है उड़ीसा में, और इसका कैचमेंट एरिया कहाँ पर है? कंडामल और गंजम, डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। सिमिलरली नेक्स्ट इज देवी रिवर। देवी रिवर के लिखिए, इट इज अ प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ महानदी and it flows through Jagatsinghpur district and Puri district across Odisha. सर देवी रिवर पहले कहाँ मेंशन हुई थी, क्योंकि ऋषिकुल्य तो हुई थी। भितरकनिका नेशनल पार्क में मिलेगा तुमको देवी रिवर। ओके। ओके, लिख लिया सबने? ठीक सर ये है। कंप्लीट, सर एक बार पीछे करना, वो कंप्लीटली उसी में है सर, वो भितरकनिका में? किसमें? देवी रिवर? हाँ सर। नहीं, देवी रिवर मतलब पास थ्रू इट, उसमें पूरा क्या क्या मतलब? ओके। ओके, अदर नेस्टिंग साइट्स नोट करो, कौन कौन सी दूसरी नेस्टिंग साइट्स हैं ऑलिव रिडले की।
गहिर माथा वेरी इंपॉर्टेंट, अस्तरंगा कोस्ट, फिर ऋषिकुल्या रिवर पे और देवी रिवर के माउथ। ओके, देयर इज अ न्यूज ऑफ 2017 के मेंस के पर्सपेक्टिव पे तुम्हारे लिए जरूरी बनता है। मेंस का पर्सपेक्टिव ध्यान रखिएगा। द कोस्ट गार्ड लॉन्च्ड ऑपरेशन ओलिवा टू इंटरसेप्ट what unlawful trawling activities along the ओडिशा कोस्ट। सो ये वाला पॉइंट आपके लिए कोस्ट गार्ड वाला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। मेंस के पर्सपेक्टिव में ये ऑपरेशन ओलिवा तुम्हें मेंशन करना चाहिए। आगे बढ़े। 1 मिनट। बहुत अच्छे, यस सर। ठीक है। ओके गाइस, राइट इट डाउन। भितरकणिका नेशनल पार्क। तुम्हें भितरकणिका नेशनल पार्क पे तुम्हें ये लिखना है कि ये कौन कौन से एरिया से होती है। भितरकणिका नेशनल पार्क में बहुत सारी रिवर्स आती हैं। कौन कौन सी रिवर्स हैं? इट इज ब्रह्मणी, बैतारिणी, धर्मा, महानदी रिवर सिस्टम, ये सब इसके अंदर आती हैं। दूसरा है कि जो 70% कंट्री का सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है वो यहीं मिलता है। ये दोनों पॉइंट्स नोट करिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर इसमें देवी रिवर तो मेंशन नहीं है। इट्स अ वेरी बिग एरिया ना, जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक का वो आ रहा है। जो भितरकणिका का वो है क्या कहते हैं जोन, आप देखोगे ना, धर्मा रिवर से लेके महानदी तक का पूरा रिवर आ रहा है, पारादीप। सो इसके कारण बता रहे ये देवी रिवर का इज मोस्टली पॉपुलर फॉर दिस हैचरी के लिए पॉपुलर है, बट दैट इज द पार्ट ऑफ भितरकणिका ओनली। ओके तू देख ले, कोई बात नहीं, बंद रख बस। ठीक है, पापा ने खाना खाया, वो रख दिया अंदर। ठीक है, ओके। भितरकणिका लिख लिया सबने, भितरकणिका नेशनल पार्क। चलो ओके, नाउ तुलु लैंग्वेज। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट तुलु लैंग्वेज। क्या क्या हुआ है तुलु लैंग्वेज की कहानी बताओ मेरे को। पहले तो बैकग्राउंड समझाओ कि तुलु लैंग्वेज न्यूज में क्यों है, कहानी क्या है और पॉइंट्स क्या बनते हैं। और वैसे हिंदू में आर्टिकल आया था इसका बड़ा सारा। क्या था बता। याद नहीं बट ये था। हेलो हाँ बोलो बोलो बोलो। सर, तुलु द्रविडियन लैंग्वेज है, ठीक है, और उसकी डिमांड हुई है कि उसको 8 शेड्यूल में जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस में इंक्लूड किया जाए। अभी जो कि नॉन ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब उसमें इंक्लूडेड नहीं है 8 शेड्यूल में, तो उसकी डिमांड की गई है। ठीक है, जस्टिफाई। इतना ही पता है। ठीक है, इतना ही है। ओके, और कोई चीज तुलु पे कोई ऐड करना चाहता है तुलु लैंग्वेज पे?
सर वो इसलिए ऐड नहीं करना चाहते क्योंकि तुलु जैसी ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज है फिर जिनको ऐड करना पड़ जाएगा। ओके बट डू यू नो कि तुलु से कम स्पीकिंग पॉपुलेशन वाली लैंग्वेज ऑलरेडी है अपनी 8th शेड्यूल के अंदर? जैसे मणिपुरी है, जैसे मणिपुरी है, संस्कृत है, तो ये दोनों चीजें आती हैं जो कि तुलु लैंग्वेज से कम स्पीकिंग है लोग, और फिर भी ये 8th शेड्यूल के अंदर आती है। जैसे संस्कृत इज ए पार्ट ऑफ 8th शेड्यूल, पर संस्कृत के बोलने वाले बहुत ज्यादा नहीं है ना। ओके मैं ना एक छोटा सा एक पॉइंट बता दे रहा हूँ तुमको ना, 2 कारणों से तुलु अभी याद रखना चाहिए। एक तो अपन ने कल डिस्कस किया था, जैसे जो कंबाला रेस था ना, कंबाला बफेलो रेस, ये स्पेसिफिकली तुम लोग लिख लो चाहो तो, कंबाला रेस जो होती है ये तुलु मेनलैंड की बेसिकली ये उनका सेरेमोनियल गेम है। कंबाला अपन ने कल डिस्कस किया था ना? अरे कंबाला नहीं किया था यार, यस सर, यस सर, बफेलो यस yes, सर। बफेलो रेस के ऊपर। अगर किसी को नहीं याद है तो एक छोटा सा पॉइंट है, लिख लो, कंबाला करके एक गेम था बफेलो रेस का। ये बफेलो रेस कहाँ होती है? ये होती है तुलु मेनलैंड में। तुलु मेनलैंड किसे कहा जाता है? सदर्न कर्नाटका के एरिया को तुलु लैंड या तुलु नाडु कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, सदर्न कर्नाटका के पार्ट को। ठीक है, अभी जो आप तुलु लैंग्वेज की बात कर रहे हो, विच इज एब्सोल्युटली राइट, कि इसको 8th शेड्यूल में ऐड करने की बात चल रही है। 8th शेड्यूल में ऐड करने से अभी प्रीलिम्स के हिसाब से जो क्वेश्चन बनेगा वो ये है कि 8th शेड्यूल में ऐड कर देने से किसी लैंग्वेज में क्या फर्क पड़ जाता है, कोई बताएगा तुम में से? सर यूपीएससी दे सकते हैं। सर यूपीएससी का पेपर दे। यस, यही एक्सपेक्टेड था सबसे पहला। और बताओ। और सर इसका कोई चेक भी नहीं कर सकता तो आराम से चीटिंग चलेगी उधर। क्यों नहीं चेक कर और सर सकता? इसका सर आती नहीं है ना सर तुलु लैंग्वेज इन लोगों के अलावा किसी को। ठीक है, ओके, सर नेशनल एफर्ट्स जाते हैं इसकी कंजर्वेशन और उसके प्रमोशन में। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज ये है कि आप तुलु लैंग्वेज के थ्रू आप पार्लियामेंट में भी अपना स्पीच दे सकते हो, ठीक है। और इसमें अगर स्कूल के लिए या स्टेट्स के लिए इट विल बी कंपलसरी हो जाएगा कि इसको पढ़ाया जाए तुलु लैंग्वेज को, ठीक है। ओके, तो तुलु लैंग्वेज के साथ चीजें क्या क्या? अच्छा साहित्य, इसमें क्या कहते हैं, कौन सी एकेडमी होती है? सर साहित्य अकेडमी होती है। हाँ, साहित्य अकेडमी पे भी इसमें चेंजेस आते हैं कि तुलु लैंग्वेज में अगर आप 8th शेड्यूल में ऐड कर दोगे तो वो लैंग्वेज साहित्य अकेडमी के लिए भी आ जाएगा, ठीक है। ओके, अपना थोड़ा थोड़ा सा ध्यान से देखे हुए चलते रहो। क्या क्या चीजें? सबसे पहले है कि ये कहाँ बोला जाता है। तुलु इज अ द्रविडियन लैंग्वेज। पहला तो ये लाइन वर्ड ये लिखो कि तुलु इज अ द्रविडियन लैंग्वेज, जो कि कहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है? कहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है? ये रिस्ट्रिक्टेड है तुलु नाडु में। प्लीज राइट इट डाउन। तुलु इज अ द्रविडियन लैंग्वेज एंड ये कहां पर है? तुलु नाडु में, which comprise the district of what? District of दक्षिण कन्नड़ा कर्नाटका, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कासागोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ये पॉइंट नोट कर लो। अभी तो सदर्न पार्ट में था ना मोस्टली, ये नॉर्दर्न पार्ट में इस डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ कासागोड डिस्ट्रिक्ट। कासागोर इज इन केरला ना, में सदर्न कन्नड़ा का मेजर पार्ट है और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ केरला में आता है। केरला ऊपर की तरफ। ओके, कासारागोड को सप्तभाषा संगम भूमि कहा जाता है, which means what? Which means it is area of second 7 languages का यहाँ पे मिक्सचर बनता है। सो कासारागोड को लिख लो, सप्तभाषा संगम भूमि कहा जाता है एंड तुलु इज वन ऑफ द लैंग्वेज। आगे बढ़ूं? एक सेकंड।
आगे बढ़ू। Yes, sir. ओके ओके, इन द केस ऑफ इंक्लूजन फॉर द 8th शेड्यूल, तुम्हें सबसे पहला नाम जो चीज अभी 8th शेड्यूल के बारे में ध्यान मत दो, सबसे पहली चीज लिखो यूएलयू प्रोक्लेमेशन जो यूनेस्को ने किया था। नाउ यूले प्रोक्लेमेशन जो प्रोक्लेमेशन था, इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट, इट इज टॉकिंग अबाउट द लिंग्विस्टिक रिसोर्स एंड डाइवर्सिटी। इससे तुरंत नोट करो, तुम्हारे मेंस में तुमको ये लिख दोगे तो नंबर खींच के मिल जाएगा तुरंत। इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, टू प्रोटेक्ट द लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज एंड डाइवर्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट सेज, यूलेव तुम्हारा तुम्हारा प्रीलिम्स का भी पॉइंट बन सकता है, इसको ध्यान रखो, इसको स्टार मार्क करके अलग से भी लिखना, मतलब अलग से क्या, अलग से ध्यान रखो कि यूलेव प्रोक्लेमेशन का मतलब इज फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए है। ठीक है, ओके गाइस, नेक्स्ट एक पॉइंट लिखना है कि 2019 को यूएनजीए ने क्या बोला है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेज। ये पॉइंट नोट करो फॉर योर मेंस पर्पस। सर ये जो टू प्रोटेक्ट लिंग्विस्टिक रिसोर्स एंड डाइवर्सिटी वाला जो था, जो इसने हाँ चैंग सा चाइना में किया था, ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है ना सर 2018 में क्या हुआ था, या रखना है यार देख, मेरे हिसाब से ना तेरे को मेंस की जब पर्सपेक्टिव पे बात कर रहा हूँ ना, तो तेरे को 2 साल का कोई चीज जो रिलेट कर रही हो वो याद रखना जरूरी है, मेरा ये मानना है। क्योंकि तुझको 100 वर्ड्स में जब तू आंसर लिख रहा होता है ना, तो यार तुझको खास खास चीजों को लिखवाना जरूरी है। अब भाई तू एक चीज बता, अगर तू एज अ मेंस का कैंडिडेट तूने यूलू डालेगा ना, यूले, तो पढ़ने वाले को ये पता चलेगा कि तू बहुत मेहनत करके बैठा है, ठीक है, और विच इज वेरी रिलेवेंट एज वेल, तो तुझे ये पता होना चाहिए। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 29 क्या कहता है, कोई मुझे बताए भारत का आर्टिकल 29 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। सो इसके अंतर्गत भी तुलु को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ इट्स ओन, ये सारा पार्ट इसके अंदर आता है आर्टिकल 29 के अंदर। सो भारत के आर्टिकल 29 के अंतर्गत भी इसको हमारे को देखना है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज के अंदर। ओके, ये पॉइंट मैं चाहूंगा कि आप पढ़ो, बस लिखो नहीं। वही वाली बात है, हम ये बोल रहे थे, जो अभी तक अपन ये बोल रहे थे कि तुलु से कम बोलने वाले भी लोग हैं मणिपुरी और संस्कृत में, और मणिपुरी और संस्कृत को 8th शेड्यूल में स्टेटस मिला हुआ है, बट नॉट तुलु, तुलु को स्टेटस नहीं मिला हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ इसको पढ़ लो, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज मेरे हिसाब से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझने वाली बात है ये। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है,
ओके जो पहली बार इसको लिटरेरी रिकॉग्निशन मिली है ये 1814 में मिली है बाय रॉबर्ट कार्डवेल के द्वारा। बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, तुम्हें पता रहना चाहिए कि उसने तुलु को वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड लैंग्वेज ऑफ द्रविडियन फैमिली बोला है। इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट डेवलप्ड लैंग्वेज है द्रविडियन फैमिली में। ओके, नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ 8th शेड्यूल। सुनो, अब तुम लोग ठीक से समझ लो, ये तुम्हारा बनेगा प्रीलिम्स का मेजर पॉइंट कि बिटवीन 1 to 3 वाला जो अब आता है ना क्वेश्चन, अब इस पे ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तुम्हें याद रखना है कि इट विल गेट अ रिकॉग्निशन फ्रॉम साहित्य अकेडमी। इट विल गेट अ रिकॉग्निशन फ्रॉम साहित्य अकेडमी। दूसरी चीज, तुलु लिटरेरी वर्क की भी ट्रांसलेशन होंगी अब। थर्ड पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें याद रखना ही है, पूरा का पूरा नोट करो इसको। थर्ड पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोर्थ, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पता हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशल फंड बनाए जाएंगे, डाइवर्ट किए जाएंगे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दिस लैंग्वेज फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। लास्ट इज प्राइमरी लैंग्वेज में, प्राइमरी स्कूल्स में, हाई स्कूल्स में तुलु लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मुझे लगते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें पूरा लिखो। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में आप जैसा कीवर्ड बनाना चाहो। सर स्टेट असेंबली किसी भी असेंबली में या फिर सिर्फ उसी स्टेट की असेंबली में हो सकता है ये? अरे अजीब सी बात कर रहा है। मैं पंजाब की, अगर मान ले मैं अमृतसर का एमएलए हूं तो मैं पंजाब की उसमें जाकर क्यों तुलु बोलूंगा? ये लिखा अरे स्टेट असेंबली मैं बता रहा हूँ, सुन मैं बता रहा हूँ व्हाई दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। मैं तेरे को वो बता रहा हूँ, समझ ले। whenever you speak in some other language जो कि उस पर्टिकुलर लैंग्वेज, जो कि कॉमनली स्पीकिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, तो होता ये है कि जहां जितने भी तू वो कन्वर्ट करने वाले बैठाएगा ना, जो बाइलिंगुअल्स होते हैं, उसका खर्चा उठाती है स्टेट गवर्नमेंट। क्या मेरा मतलब है, अब तू समझ। मेरा मतलब ये है कि जैसे मध्य प्रदेश स्टेट है, अब मध्य प्रदेश के अंदर भी मान ले कोई ऐसी कोई ट्राइबल लैंग्वेज है जिसको 8th शेड्यूल में डाल दिया गया, मान ले। अब उस ट्राइबल लैंग्वेज का कोई एमएलए आके कुछ बोल रहा है तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश के और लोग तो समझ पाएंगे नहीं, तो मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट इसका खर्चा उठाएगी उन बाइलिंगुअल्स को बैठाने का, जो वो क्या क्या बोल रहा है उसको ट्रांसलेट करें। समझ में आया? अब ये बात है कि अगर तुलु लैंग्वेज 8 उसके अंदर शेड्यूल के अंदर आ जाएगी तो तुलु बोलने वाला एक एमएलए, उसके ऊपर ये बाउंडेशन नहीं रहेगी कि आपको एक कॉमन स्पीकिंग लैंग्वेज में अपना स्पीच देना है। अब उसके ऊपर ये बाउंडेशन खत्म हो जाएगी। वो एमपी हो या एमएलए हो, अब वो पार्लियामेंट में भी आएगा तो वो तुलु लैंग्वेज में बोलेगा, और उसके मतलब अब उसके ऊपर ये कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी कि आपको एक कोई कॉमन लैंग्वेज में बोलने की जरूरत है। अब वो उसके लिए बाइलिंगुअल बैठाना ये पार्ट हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है सर। ओके, तो सर पार्लियामेंट में उसका खर्चा वही देगा ना सर, सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। और सर ये जो टीचिंग ऑफ तुलु इन प्राइमरी एंड हाई स्कूल में लिखा हुआ है, सर जैसे भी संस्कृत पढ़ाते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया में तो सर संस्कृत देते हैं वो लैंग्वेज में से, तो सर ये उसी स्टेट की बात है, ऑल ओवर वो होता है, लिमिटेड होता है, उसी स्टेट के लिए लिमिटेड होता है। और देख दूसरी चीज ये भी है कि जो स्टेट का करिकुलम फॉर एजुकेशन होता है वो स्टेट ही डिसाइड करता है। हाँ, और सर जो स्पेशल फंड की जो बात करिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, हाँ, तो सर अभी भी जैसे 8th शेड्यूल में बहुत सारे लैंग्वेज सर, तो इनके स्पेशल फंड से करते क्या है वो लोग? यार देख, इनके स्पेशल फंड से जनरली इनके आर्ट एंड कल्चर या जो इनके ऊपर जो लैंग्वेज पे कुछ भी लिखा हुआ है, मैन्युस्क्रिप्ट लिखी हुई है, बुक लिखी हुई है, उसको कन्वर्ट किया जाता है ताकि तुलु लैंग्वेज की लिटरेचर दूसरे लैंग्वेज तक पहुंच सके। अब इसके ऊपर जो खर्चा आता है वो स्पेशल फंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया जाता है, या लोगों को डेवलप करने के लिए या तुलु लैंग्वेज पे फर्दर रिसर्च करने के लिए अगर कोई चीज लिखने की जरूरत पड़ती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड के अंदर आता है। और सर जो सेकंड पॉइंट था जो ट्रांसलेशन ऑफ तुलु लिटरेचर था, तो सर वो उसका फंड का यूज भी इसी में किया जाता है कि जो भी अगर इससे ट्रांसलेशन करवाना है वो इजी पैसे से करवा लिया जाए, पब्लिशिंग हाउस ही सब कुछ। यस, ओके सर।
ठीक है सबको यार, ये प्री के हिसाब से ना इसके पॉइंटर्स याद रखने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि 1 2 1 2 3 करके इसमें चीजें बन सकती हैं। ओके सबने लिख लिया है? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? आगे बढ़ूं? चलो, चिंदू यक्षगानम। भाई साहब एक चीज अच्छे से समझ लो, एक तुमको नाच गाने की क्वेश्चन तो आएगा ही, वो भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी हो या बिहू हो, इस टाइप का ना एक आर्ट एंड कल्चर पे एक क्वेश्चन तो बनता ही है। आई बिलीव आप सबको इसके बारे में थोड़ा बहुत तो ब्रीफ होगा ही, आइडिया तो होगा ही कि एक क्वेश्चन इस टाइप का घूमता ही आता हुआ है, जरूर आता है। एक पता है प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर का कोई प्री का पेपर देखा हो तो? चलो कोई बात नहीं है, राइट इट डाउन, चिंदू यक्षगानम। सबसे पहले अभी लिख लो, अभी लिख लो, नहीं तो आगे अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। चिंदू यक्षगान एक अलग चीज है और यक्षगान एक अलग मिलेगा तुमको। चिंदू यक्षगान इज इन तेलंगाना और यक्षगान आपको मिलेगा कर्नाटका में। ठीक है, ये दोनों पॉइंट लिख लो कि ये दोनों अलग अलग हैं, बट मतलब लैंग्वेज का फर्क, सॉरी लैंग्वेज का फर्क है, बट यस बेसिक जो मोटिव है इस पूरे थिएटर आर्ट का वो सेम है। सो इसको नोट करने वाली चीज है ये दोनों कि ये तेलंगाना में है और यक्षगान इज इन कर्नाटका। लिख लिया सबने? तो लिख लिया है सबने चिंदू यक्षगान के ये दोनों पॉइंट? यस सर। ओके गाइस, सबसे पहले 2 पॉइंट हैं इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चिंदू वर्ड की 2 इंटरप्रिटेशंस हैं। सबसे पहला है कि चिंदू जो वर्ड आता है इसका तेलुगु में मीनिंग होता है जंप करना, कूदना। सो तुमको जनरली जो यहाँ का प्रेजेंटेशन मिलेगा इसमें जंप्स कर रहे होते हैं या बहुत लंबे लंबे लीप्स ले रहे होते हैं। दैट्स व्हाई द वर्ड हैज कम फ्रॉम द चिंदू यक्षगान, इसे कहा जाता है। ये वर्ड लिख लो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुमको याद रखना है कि चिंदू का दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या है कि जो इसके आर्टिस्ट हैं दे बिलोंग टू अ कास्ट कॉल्ड एज चिंदू माडिक। ये सब कास्ट है माडिक्स की जो कि शेड्यूल कास्ट में आते हैं। राइट इट डाउन, चिंदू माडिक। Next point is Chindu Yakshgan is also called as Chindu Bhagavatam. क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे भगवत पुराण की इंटरप्रिटेशन पे ड्रामे होते हैं। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको नोट करो। ओके तुम्हारे प्रीलिम्स में, हाँ कोई कुछ बोल रहा है? चिंदू यशगानम सर, ये चिंदू भगवतम दोनों एक ही ऑल्सो, हाँ बोथ आर कॉल्ड, बोथ आर सेम नेम। ओके ओए तुम लोगों को मैं बता देता हूँ तुम्हारे से क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। पहला तो तुमको ध्यान रखना है कि स्टेट कौन सी है, पर्टिकुलरली कहीं पे भी कोई पढ़ो
तुम कुचिपुड़ी पढ़ो, तुम भरतनाट्यम पढ़ो, तुम कुछ भी पढ़ो, तुमको ध्यान रखना है सबसे पहले कि ये स्टेट कौन सा है, पहली चीज। दूसरी चीज तुमको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका क्या कहते हैं किसी तरह का ड्रामा या आर्ट परफॉर्मेंस है, तो वो इंटरप्रेट किस चीज को कर रहे होते हैं, रोमांटिक कोई स्टोरी है या जो भी वो इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, वो तुमको जान के रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवत पुराण को वर्ड नोट कर लेना कि यहाँ पे भगवत पुराण को यहाँ पर बनाया जाता है, ट्रांसलेट करा जाता है। सबने लिख लिया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज छोटा सा है यक्षगान। यक्षगान में भी लिखिए कि इट इज ऑफ कर्नाटका। ओके, और तुम्हें एक पॉइंट अभी यहाँ पर नोट करनी है कि वहां पर किस चीज के किस लैंग्वेज में चल रही थी, वहां तेलुगु में चल रही थी, यहाँ कन्नड़ में है। कन्नड़ के साथ साथ यहाँ मलयालम में भी चलती है एज वेल एज इन तुलु लैंग्वेज। प्लीज राइट इट डाउन कि ये किस किस में है, मलयालम में भी मिलेगी और आपको तुलु लैंग्वेज में भी मिलेगी यक्षगान। और सर वो सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में ही है? सिर्फ तेलुगु में है वो। चिंडू इज इन ओनली तेलुगु। हाँ, उसके गाने। ओके, नेक्स्ट लिखो क्या स्टोरी डिपिक्ट करते हैं। दिस स्टोरी डिपिक्ट हियर इज पुराण। आगे बढ़े। गाइस आगे बढ़े। यस सर। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज तुम्हें रिंग ऑफ फायर पढ़ाना है मेरे को, सॉरी पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स पढ़ाना है, और तुम्हें ये बताना है कि चाइना कहाँ कहाँ अपने आसपास है और क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है। सो अभी पहले मैं तुमको सीमैक पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं सीनेक पढ़ाऊंगा। सो दोनों पे ध्यान देना है। सबसे पहले कि अभी रिसेंट क्या प्रपोजल है कि चाइना ने म्यांमार के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की प्लान किया है। सो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो चाइना का है ये यहाँ कहाँ से शुरू हो रहा है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उनका, ये कौन सा है, ये कौन सा एरिया कहलाता है इनका? वुहान। नहीं, ये वुहान नहीं है, ये यूनान है। यस, यूनान डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ओके, दिस इज स्टेट ऑफ यूनान। ये यहां से म्यांमार को कवर करने का प्लान है। अब इसके अंदर ना दो मेजर चीजें तुमको समझना है। क्या है ये दो मेजर चीजें? तुमको ये समझना है कि देयर इज अ सी बेड, देयर इज अ सी पोर्ट नोन एज कयूक प्यू। इस वर्ड को ना कहीं लिख लो सबसे पहले अपनी कॉपी की शुरुआत में, कयूक प्यू। ये यहाँ पे डीप सी हार्बर तैयार कर रहे हैं, डीप सी हार्बर। ओके, मैं तुम लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि टेक्निकल सिग्निफिकेंस क्या है डीप सी हार्बर का? होगा क्या अगर कोई मैं बोल रहा हूँ कि खास बात है? सर इंडियन ओशन। नहीं, इंडियन ओशन ठीक है तेरा पॉइंट, मेरा पॉइंट ये था कि डीप सी को स्ट्रेस देने की क्या जरूरत है, डीप सी वर्ड को क्यों यूज किया जा रहा है, डीप हार्बर क्यों यूज किया जा रहा है? मैं तुम लोगों को बता देता हूँ डीप हार्बर का पॉइंट क्या होता है। डीप हार्बर का पॉइंट ये होता है कि तुम बहुत बड़े बड़े क्रूज भी लाके खड़े कर सकते हो। ठीक है, जितना डीप हार्बर रहता है तुम उतना बड़ा क्रूज या उतनी बड़ी शिप लाके तुम खड़ा कर सकते हो। अगर हार्बर शैलो है तो तुमको बहुत दूर खड़ा करना पड़ता है अपना शिप। ठीक है, सो ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहला ये जो वर्ड है। कशिश क्या हो गया?
सर अमर भैया को भेज रही थी, आपको सेंड हो गया साथ ही। ठीक है, अमर भैया स्माइली बना के भेजा है कशिश ने। ओके ठीक है सर। ओके गाइस, ध्यान दो नेक्स्ट वाला कि CMAC में CMAC is the part of their BRI. BRI is Belt and Road Initiative. Belt and Road Initiative जो कि पूरा एशिया, यूरेशिया और यूरोपियन कंट्रीज को कनेक्ट करने का एक पूरा प्लान है। इसका वन ऑफ द एग्जिट पॉइंट बनाया गया है इन द कयूक्यू, ताकि बे ऑफ बंगाल कवर हो सके। पहली चीज, बे ऑफ बंगाल को, जैसे अरेबियन सी को कवर कहां से कर रहे हैं वो लोग? वादर से। गाइस पता है ना क्या बोल रहा हूं मैं? सर जो नए बच्चे उनको नहीं आइडिया होगा। ओके, मैं छोटा सा बता देता हूँ, जो नए बच्चे हैं उनको बता देता हूँ। देखो पहले ना इस मैप को देखो, अभी सबसे पहले इस मैप को देख के मैं तुमको एक पॉइंट बता देता हूँ, तुम्हें ध्यान रखना है कि दिस जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, दिस आर कॉल्ड एज द पार्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पल्स। ये वर्ड को याद रखिएगा, स्ट्रिंग ऑफ पल्स है। चाइनीज आपको छोटे छोटे स्पॉट्स बना के दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं। और इनका पर्पस ये है कि चाइना का जितना भी ट्रेड चल रहा हो, कहीं से भी ट्रेड चल रहा हो, उसके लिए एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, ये सारे के सारे बन सकें। जैसे कि पाकिस्तान में उन्होंने इन्वेस्ट किया है बाय द नेम CPEC। अब ये जो लाइन आपको दिख रही है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज CPEC। एक मिनट, हाँ, दिस लाइन इज कॉल्ड एज CPEC। उसी की तरह ये जो म्यांमार, CPEC का फुल फॉर्म क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसी की तरह चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है। उसी की तरह आगे भी बताऊंगा कि चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बना है। सो इसी को मैं समझा रहा हूं कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स में CPEC एक पार्ट है, CMAC एक पार्ट है और CNAC एक पार्ट है। तो हम इन तीन पार्ट्स को पढ़ रहे हैं। अब समझ में आया? जिनको नहीं पता था अभी समझ में आया जो बता रहा हूं? ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट क्या है, अभी इसी में ध्यान देना है कि जो CMAC का मेजर पार्ट है वो ये है कि एक तो कयूक्यू वाला डीप सी हार्बर हो गया, दूसरा है मांडले से। मांडले कहाँ नाम आता है पहले एक तो ये बताओ, हिस्ट्री में कहाँ सुनते हो मांडले? मांडले जेल, जहाँ हमारे उनको ले गए थे। किनको ले गए थे? तिलक जी गए थे, भैया को लेके गए थे। बाल गंगाधर तिलक को क्यों लेकर गए थे? सर उन्होंने कांग्रेस से कुर्सियों से मारा था 1905 में दबा के, एक्सट्रीमिस्ट जितने भी मॉडरेट्स थे ना। 1905 में नहीं मारा था, 7 में सर वो 7 में सर वो जब मारा था उसके बाद उन्हें ले गए थे मांडले जेल। नहीं, उसके कारण नहीं लेकर गए। कारण ये ना एक्चुअली कोई सर कारण कोई और था, ये ना सेडिशन करी थी उन्होंने शायद। सेडिशन एज इन अखबार में सर कुछ भड़काऊ आर्टिकल लिखे थे। क्या भड़काऊ? खींच क्या भड़काऊ? सर इन्होंने ना वो मतलब के प्रेस के रिगार्डिंग कुछ लिखा था, प्रेस फ्रीडम के रिगार्डिंग। प्रेस रीडिंग के रिगार्डिंग गाइस ध्यान रखो, प्रेस फ्रीडम। ठीक है, प्रेस फ्रीडम के रिगार्डिंग लिखा हुआ था। और इनके ऊपर ये भी चार्जेस थे कि जो तुमने पढ़ा होगा ना कि चापेकर ब्रदर्स करके थे जिन्होंने मार दिया था, क्या कहते हैं, पूना के फ्लैग कमिश्नर को। तो रैंड को इनके, हाँ, WC रैंड को मार दिया था। तो इनके ऊपर ये इल्जाम था कि आप ही भड़काऊ भाषण देते रहते हैं और अपनी लिटरेचर भड़काऊ लिखते हैं, इसके कारण ही जो देश का युवा है वो भटक रहा है और चाकू उठा रहा है। ठीक है, तो इसके कारण उनको 6 साल की जेल हुई थी 1908 से 1914 तक। 14 के बाद वो वापस आए और होम रूल मूवमेंट शुरू किया है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना मांडले की जेल इज वेरी पॉपुलर फॉर बाल गंगाधर तिलक। सर मांडले के लिए बस यही रीजन था या फिर ये भी था कि जो इन्होंने मॉडरेट के साथ थोड़ा सा किया था, वायलेंट बिहेव किया था इन्होंने? नहीं, मैंने मॉडरेट्स का वायलेंट बिहेवियर के कारण उनको मांडले की जेल क्यों होगी? क्योंकि सर, हाँ सर, मतलब हमने सुना था ये, बट मॉडरेट्स ने वो कर दी थी ना अमन भाई, आप सही कह रहे हो। हाँ सर, वो उसी से रिलेटेड कर दी थी। हाँ सर, बहुत कूटा था ना सर इन्हें। सर तीनों लाल बाल पाल ने मिलकर कूटा था ना, बाकी तो भाग गए थे, ये पकड़े गए थे, फादर ऑफ अनरेस्ट।
नहीं, मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, मुझे इसका ये जरा शेयर करना कि मारा था। मैं तो बस यही जानता हूँ कि एक चप्पल फेंक के मारा था फिरोज शाह मेहता को और भसड़ मच गई थी, बस इतना ही पता है मेरे सर को। हमने तो कुर्सी कुर्सी सुना है। हमने तो कुर्सी तोड़ दी थी ना। लेकिन सर जो बिपिन चंद्रा की किताब है उसमें बस यही लिखा है कि सेडिशन की चार्जेस पे गए हैं। सेडिशन ही लिखा है, मैं भी यही जानता हूँ, सेडिशन के ही चार्जेस हैं कि इनके ऊपर देशद्रोह लगा था, इंसरेक्शन लगा था इनके ऊपर कि ये क्या कहते हैं, ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट लिखते मतलब पढ़ते हुए आए हैं इनका और लिखवा। पेपर था केसरी, उसमें ये केसरी, भड़काऊ को लिखते थे। हाँ, केसरी के देश की कारण ही अंग्रेजों लगा के था खिलाफ। कि ये ब्रिटिश हाँ। के को ये लिखते थे। अरे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के चक्कर में इसको अकेले क्यों भेजते मांडले? अब जब लाल बाल पाल तीनों ही रहते तो इनको अकेले क्यों भेजते? चलो ठीक है, होगा, सर अगर वो कोई भाग चीज है गए। तो कोई कोई तुमको मिलता है रिलेवेंट तो मुझे भी शेयर कर देना, ठीक है? कोई ऐसी बात नहीं, तुम जो जानते हो होगा, सही हो सकता है। ओके, सो गाइज यहां तक समझ में आया सी मैक का पॉइंट। आगे बढ़ते हैं इस पे। ओके, ठीक है। नाउ ध्यान रखो कि ये जो यूनान प्रोविंस है, ये यूनान प्रोविंस को मिलाने का प्लान ईस्ट इंडिया कंपनी भी 19वीं सदी से करती आ रही थी, ठीक है, ताकि यूनान प्रोविंस में इनका ट्रेड बढ़ता रहे। और इन्होंने एक रूट की सर्वे भी की थी अराकान कोस्ट से यूनान तक, बट इसको बना नहीं पाए थे। अराकान कोस्ट क्यों है अभी बहुत पॉपुलर, क्यों चल रहा है, क्या कहानी चल रही है अभी अराकान कोस्ट की? रिसेंट बताओ, 1 या 2 साल पुरानी तक। इंडिया का प्लान है कुछ रेलवे लाइन बनाने का, कुछ वहाँ पे या रोड बनाने का। अरे नहीं नहीं नहीं, अराकान कोस्ट का नाम ही स्पेसिफिकली एक खास चीज के लिए लिया जा रहा है। रोहिंग्यास। यस, अराकान कोस्ट पे एक प्रोविंस पड़ता है जिसका नाम है रखाइन प्रोविंस। इट इज अ वेरी डिस्टर्ब्ड प्रोविंस फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स। और लास्ट मैनी ईयर्स के कारण क्यों, क्या चीज का डिस्टरबेंस है? ये चीज का डिस्टरबेंस है व्हाट, क्या सर डिस्टरबेंस चल रहा है? म्यांमार की आर्मी उन्हें मारने लग रही है वहाँ। सब सिटीजनशिप रिसेंटली तो दे रहे ये हैं है। उनको। ठीक है, उनके यहाँ सिटीजनशिप का बहुत मसला है। और सर कुछ रखाइन ना प्रोविंस, कुछ साल पहले उन्होंने रोहिंग्यास ने क्या किया था कि हाँ जो मेजोरिटी वाले थे उनको उनके साथ वायलेंट प्रोटेस्ट हो गए थे उनके शायद। हाँ ठीक है, क्योंकि वहां पे जो मेजोरिटी है देज आर बुद्धिस्ट, और उनके साथ इनके इक्वेशन बहुत अच्छे नहीं है, और यही होने के कारण वहां पर इनका जीना मुश्किल किया गया है। और इसी के कारण ये रखाइन प्रोविंस बहुत पॉपुलर चल रहा है। तुम लोग ध्यान रखना इस वर्ड को, रखाइन वर्ड इज द वर्ड फॉर द प्रोविंसेस। तुम जो रोहिंग्या बोल रहे हो दैट इज फाइन, रोहिंग्या मुसलमान, दिस वर्ड इज फाइन, ठीक है। अच्छा, देयर इज a basic difference between how do you identify being a रोहिंग्या मुसलमान in Myanmar? कैसे आइडेंटिफाई करते हो? मतलब मैं जो बता रहा हूँ वो एक चीज है, आर्टिकल से मैंने पढ़ा है ये चीज कि उनको कैसे एथनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। तो गाइस तुम लोग एक पॉइंट लिख लो, रोहिंग्या मुसलमान स्पीक बंगाली, दे डोंट स्पीक बर्मीज, ये लिख लो, दे स्पीक बंगाली। एंड दिस इज हाउ दे आर आइडेंटिफाइड, और उनकी एथनिकली उनकी जेनोसाइड किया जा रहा है उनका। ठीक है, ठीक है, ओके। हम्म हम्म अब ध्यान दो, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चीज की जा रही है? छोटा सा पॉइंट है, चाइना के सदर्न वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ यूनान से ईस्टर्न इंडियन ओशन को जोड़ा जा रहा है, या बे ऑफ बंगाल लिख लो, इसको जोड़ा जा रहा है, सबसे पहला पॉइंट। दो चीजें हैं जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, एक डीप सी पोर्ट ऑफ कयुक्यू और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन फ्रॉम चाइना बॉर्डर टू मांडले इन द सेंटर ऑफ म्यांमार। ये क्या है जो आप बता रहे हैं? क्या
सर ये जो रेलवे वाला जो पॉइंट है उसमें चाइना से लेके मांडले तक की रेलवे लाइन, और मांडले से बनाई जा रही है दो बाइफरकेटेड लाइन है, एक कयोक्यू के लिए और दूसरी यंगून के लिए। मैं एक बार दिखा देता हूँ, देख लो। एक मांडले तक लाइन बनाई जा रही है, चाइना से मांडले तक, फिर मांडले से कयोक्यू और मांडले से एक यंगून। तो सर ये बीआरआई का पार्ट था और रेलवे लाइन भी बन रही है मैं। हाँ, ये तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में रोड कंस्ट्रक्शन एज वेल एज रेलवे कंस्ट्रक्शन दोनों है। ओके जैसे अभी तू चाइना, अभी जब नेपाल का पढ़ाऊंगा ना सीनेक, तो सीनेक में तो सिर्फ और सिर्फ वो रोड बना, रेल बना रहे, रेल रूट। राइट, ठीक है, ओके। तुम्हें ये ध्यान रखना है कि क्या क्या कनेक्ट कर दिया गया है। यंगोन को भी कनेक्ट कर दिया गया है, जहां पे इरावदी रिवर फ्लो करती है। इरावदी रिवर लिख लो, याद आन, बहुत जरूरी नहीं है, बट यस, इरावदी रिवर लिख लो। मतलब यंगोन जो है इरावदी रिवर पे है? हाँ, यंगोन इज ऑन इरावदी रिवर। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, ओके। सो इस पे ध्यान रखना है कि चाइना ये बोल रहा है कि स्पेशल रिलेशन जो 70 साल से हमने बना के रखा है, इसको डेवलप करना है बिटवीन टू कंट्रीज। और डिप्लोमेटिक रिलेशन में ध्यान रखना है कि इसमें चाइना का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या चाइना बोल रहा है, इसको तुम्हारे मेंस के पर्सपेक्टिव पे ध्यान दो। चाइना ये बोल रहा है कि ये सारा जो डिस्टर्ब्ड एरिया है, जो ये सारा का सारा डिस्टर्ब्ड एरिया है अराकान प्रोविंस का, मैं यहाँ पे अगर बिजनेस लाऊंगा तो यहाँ पे जो डिस्टरबेंस चल रहा है वो डिस्टरबेंस दूर हो जाएगा जब यहाँ पे लोग काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये पॉइंट रखो चाइना का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यहाँ पर म्यांमार और इसका दोनों का पॉइंट ध्यान रखने वाला है कि चाइना इज मेकिंग द केस that some of its BRI project can help elevate the Rohingya conflict. सब लोग जो है वो काम पे लग जाएंगे तो वो ये सब भूल जाएंगे। यार देख, मेरा ये मानना है कि ज्यादातर जो लड़ाई करने वाले और दंगाकारी होते हैं, ये जनरली वो लोग होते हैं जिनके पास करने के लिए और कुछ होता नहीं है। मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, बट हाँ ठीक है, धर्म तो एक पॉइंट है ही जिसमें लोग लड़ मिल रहे हैं एक दूसरे से। बट मेरा ये मानना है कि अगर काम के लिए अगर तेरे पास टाइम रहेगा, मतलब टाइम तेरे पास काम का ज्यादा रहेगा, तो तू शायद ना ये फिजूल क्या फालतू की चीजें तू नहीं सोचेगा। ठीक है सर। ओके, चाइना ने मलक्का स्ट्रेट को कट करने के लिए ये एक नया चीज की है। मलक्का स्ट्रेट से अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए ये सारी की सारी चीजें की गई हैं। अभी मैं आगे आपको अभी इसी वाले पीपीटी में आगे बताऊंगा मैं क्रा स्ट्रेट। क्रा स्ट्रेट क्या कोई तुम में से बता सकता है क्रा स्ट्रेट क्या है? सर थाईलैंड में है क्या? वेरी गुड, थाईलैंड में है। ठीक है, ओके गाइस, थोड़ा सा ध्यान दो अभी यहाँ पर। सो एक मिनट गाइस, एक मिनट के लिए मैं जरा म्यूट कर रहा हूँ, एक मिनट के लिए। हाँ, ओके, ठीक है। सो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि चाइना अपनी डिपेंडेंसी मलक्का स्ट्रेट पे कम करने की कोशिश कर रहा है। अभी मैं इसी में बताऊंगा क्रा स्ट्रेट के बारे में। ओके, सो हिस्टोरिकल रिलेशन क्या है कि सीमैक जो रहेगा इनका, ये
सदर्न सिल्क रोड भी अपना जो चाइना का ओल्ड आइडिया है सदर्न सिल्क रोड को डेवलप करने का, ये उसको भी डेवलप कर रहा है। ओके, सो अब इस पे इंडिया पे क्या फर्क पड़ेगा, इस पे सीधे आते हैं। तुम्हें ये देखना चाहिए कि क्या क्या चीजें इंडिया के चारों तरफ कवर हो गई हैं। सबसे पहले तुम्हें ये ध्यान देना है कि एक नेपाल में इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है। नेपाल में क्या इन्वेस्टमेंट का नाम है, चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर करके, जिसने तिब्बत और नेपाल को जोड़ दिया है। दूसरा, बे ऑफ बंगाल में आ चुका है, कयुक्यू में। तीसरा, हम्बनटोटा में आ चुका है श्रीलंका में। मालदीव्स में आ चुका है और ग्वादर पोर्ट पे आ चुका है पाकिस्तान में। तो आप देख पा रहे हो कि ईस्ट क्लोज हो गया या नेपाल वाला पार्ट क्लोज हो गया, श्रीलंका क्लोज हो गया, मालदीव क्लोज हो गया और चाइना तो क्लोज्ड है, और नॉर्थ में तो है ही पहले से पाकिस्तान चाइना। तो तुम्हें ये देखना है कि हाँ बोलो। अरे श्रीलंका के लेफ्ट में कौन सा पोर्ट है? ये दिस इज मालदीव्स, ये वाला बात कर रहा है, ये वाला। ओके, मालदीव्स। ओके ओके, मालदीव्स पे भी तो एक पोर्ट उन्होंने ले लिया है ना। ठीक है सर, ठीक है सर। श्रीलंका वाले का क्या नाम है? सॉरी आई डिडंट। हम्बनटोटा, हम्बनटोटा। तुम्हें पता होगा ना 99 ईयर की लीज पे ले लिया है उसने। यस सर, हाँ पता है सर। चाइना सर ये तो कर रहा है हर तरफ। भाई मुझे तो ये लग रहा है कि आने वाले 10 साल के अंदर तुम देख लेना, पाकिस्तान में लोग भी चाइनीज बोला करेंगे, पाकिस्तान एक कॉलोनी बन जाएगी यूनान प्रोविंस की तरह। नहीं सर, वहां पे लड़ाई हो जानी है, देखना। हाँ, और लड़ाई हो जाएगी और उसके बाद तू देख लियो ये भसड़ मचेगी कि सब भाग के इंडिया की तरफ वापस आएंगे। क्योंकि जो सी पैक चल रहा है पाकिस्तान में, वहां पे भी टेररिस्ट उसको उड़ा रहे हैं, काफी ज्यादा तंग कर रहे हैं चाइना को। इस्लाम प्रैक्टिसेस भी बैन कर रहे हैं वहां पे। उइगर्स की तो बहुत जीना आराम कर रखे हैं यार। उइगर्स का तो जो उनका जिंजियांग वाला प्रोविंसेस है। और अब तुम लोगों को पता होना चाहिए कि चाइना स्कूल वहां पे इंग्लिश क्या कहते हैं, पाकिस्तान में चाइना की मतलब चाइनीज पढ़ाने वाले स्कूल बहुत तेजी से फ्लरिश कर रहे हैं। ऑनलाइन चाइनीज क्लासेस लोग अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि चाइनीज ना इंग्लिश में बात करते हैं और वो उर्दू तो खैर कभी बोलेंगे ही नहीं वो। तो वहां के लोग बहुत तेजी से शुरू कर रहे हैं कि चाइना सीखो और नौकरी पे लगो वाली चीज। ओके चलो, ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, न्यू सिल्क रूट, इसको ध्यान दो। नया सिल्क रूट क्या क्या बोलता है। नया सिल्क रूट आपको ध्यान रखना है कि पाइपलाइन के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, दिस इज द ग्रीन कलर का जो ये दिखा रहा है, दिस इज पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट चल रहा है। फिर जो मैरीटाइम सिल्क रूट है, ये मैरीटाइम, अच्छा ये केन्या भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है इनका। सेशल्स में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ग्रीस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन्होंने ना यूरोप में हर जगह करके रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट यार, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट फैली हुई है इनकी चारों तरफ। तो जिसके कारण क्या कहते हैं, ट्रेड का पार्ट बहुत सारा बना के रखा हुआ है। अभी तुम्हें यहां से ये समझना है कि जो रूट बन रहा है इसका, इसके बाद अगर जब चाइना इस पे कंप्लीटली वर्क करना शुरू कर देगा तो उसके बाद से चाइना को मतलब नेक्स्ट पता नहीं कितने हजारों साल तक सुपर पावर बने रहने से कोई नहीं रोक सकता। इंडिया वाज आल्सो कीन इन ज्वाइनिंग, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, BRI को ज्वाइन करने में इंडिया भी कीन था। बट द सीपैक थिंग वाज, सीपैक का जो चीज हुआ है वो उससे काफी परेशान है इंडिया कि सीपैक नहीं होना चाहिए था। अदरवाइज BRI के लिए तो इंडियंस वर वेरी हैप्पी, इंडियंस को बहुत फायदा होता। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ये मैप देख पा रहे हो ना, समझ में आ गया सबको? ओके, तो सर चांसेस है कि चाइना मतलब हजारों साल तक रहेगा सुपर पावर? यार मुझे ऐसा लग रहा है कि चाइना अगले 20-25 साल में तो बन जाएगा। सुपर पावर नहीं बन भी पाया ना तो तू यार ये समझ ले कि ऐसा जरूर हो जाएगा कि अमेरिका कुछ कर नहीं पाएगा इसका। सर ऐसा कुछ नहीं होता, अगर जी जिनपिंग मर गया, अगला बंदा थोड़ा सा वेला सा आ गया तो वो ऐसे चाइना वैसे डूब जाना। ये लीडरशिप डिपेंड करता है सारा का सारा ये तो। हाँ ये भी है, मरीज है तो बात ही खत्म हो जाएगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि चाइना जिस तरह से ग्रो कर रहा है या चाइना जिस तरह से अपना परफॉर्मेंस दिखा रहा है,
कमिंग 20-25 ईयर्स में मुझे लगता है कि चाइना विल बी नंबर 1। अब यार देख, सिंपल सी एक चीज है, अभी मैं जब ये चल रहा था मेड इन चाइना को हटाने के लिए कि मेड इन चाइना सामान इस्तेमाल नहीं करना है, तो मैं ढूंढ रहा था लैपटॉप उस टाइम पे कि जो मेरी स्पेसिफिकेशन को सूट करे, एक्सेप्ट आसूस कोई चाइना का वो नहीं है, एक्सेप्ट आसूस कोई भी मेड इन चाइना के अलावा का नहीं है। इवन एप्पल में भी मेड इन चाइना लिखा रहता है। सर अब कुछ तो टाइम लगेगा ना, अभी जैसे अभी तो शॉक लगा है हमें, 2-3 महीने हुए अभी। हाँ मे बी, ठीक है, सही बात है तेरा कि टाइम लगेगा। सर अभी राखी के लिए भी वो कह रहे हैं कि जो इम्पोर्ट का जैसे वो होता है ना चाइना को जो एक्सपोर्ट का होता है, कह रहा अराउंड 4000 करोड़ का, तो कह रहा वही चपत लगा है उसको, सब के सब वो मेड इन इंडिया लेके बैठे हैं। अच्छा, तो राखी तो कम से कम मेड इन चाइना नहीं लेनी चाहिए। मैं तो वो पढ़ रहा था, नहीं वो बता दी उन्होंने लिया ही नहीं, सिर्फ इंडियंस का जो है ना वो ही उन्होंने लिया है कि इससे चाइनीज की तरफ से, चाइनीज को जो लॉस है इंडियंस की तरफ से, तो दैट इज अराउंड लाइक 4000 करोड़ का। बहुत अच्छा तो ये भी सर धीरे धीरे ही आएगा सर। लेकिन सर एक्चुअली दिक्कत है कि जो इंडिया की मिडिल क्लासेस सारी चाइना के सर पे खड़ी है ना। तो यार एक चीज बता, अब तू मुझे एक चीज बता, मुझे आज क्लास लेनी है अपनी, मेरे को लैपटॉप चाहिए, तो तू मुझे बता मेड इन इंडिया लैपटॉप कौन सा है, या कोई भी और बता जो मेड इन चाइना ना हो एक्सेप्ट आसूस। तो मैं नहीं इंतजार कर सकता ना यार कि जिस दिन माइक्रोमैक्स बनाकर लेकर आए अपना लैपटॉप तब मैं उसको यूज करूं। भाई अब तू ये बता कि मैं इंतजार करते करते तब तो भैया हो सकता है कि मैं ही सड़क पे आ जाऊंगा तब तक। नहीं सर वही चीज है, अगर घर में किसी को कह रहे हैं कि आपको अगर प्रेजेंटेशन देने के लिए, अगर या कहीं भी देने के लिए आपको टीवी चाहिए, तो सर वो आपको 12-13 हजार में एमआई दे रहा है, सब कुछ इसमें स्पेसिफिकेशन स्मार्ट है, ये है वो है, लगाओ सब चलाओ। लेकिन सर यहाँ पर चाइना है कि वो अपनी खुद का प्रोपेगेंडा चलाता है, इसलिए चीजें सस्ते दे देता है सारी चीजें, और इंडियंस क्या सोचते हैं, प्रॉफिट बिजनेस में आ जाते हैं कि हाँ भाई साहब अगर प्रोडक्ट बनाया है तो हम इससे पैसा कमाएंगे बस। अरे मेरे को मनीषा ने लिख के भेजा है आसूस इज आल्सो गुड, थैंक यू मनीषा। पर मैंने डेल ले लिया यार, डेल लिया मैंने भारत माता को माफी मांगी है कि अगली बार से नहीं लूंगा कोई चाइनीज, अभी डेल लेना बहुत जरूरी था। सर आपको तो पता है कि कौन सा चाइनीज है, बट अभी एक सर्वे हुआ है जिसमें लोगों को पता ही नहीं है कि ये कंपनी चाइनीज है। लोग वन प्लस को समझते हैं कोई यूरोपियन कंपनी है या चाइनीज है। चलो ओके गाइस, ठीक है, आ जाओ। अभी चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर सीनेक पे थोड़ा सा ध्यान दो। चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर में पूरा का पूरा मसला है कि ट्रेन रूट बनाई जा रही है जो कि तिब्बत के, चाइनीज तिब्बत को नेपाल से कनेक्ट करेगी। इसमें ध्यान रखना है कि पोखरा और लुम्बिनी तक कनेक्ट की जाएगी ये ट्रेन, क्या कहते हैं जो ये ट्रेन है इसको कनेक्ट किया जाएगा। लुम्बिनी नेपाल में है कि इंडिया में? लुम्बिनी नेपाल में है यार, नेपाल में हमेशा से। ओके सो केरुंग करके जो स्टेशन है वहां से जंक्शन बनाया जा रहा है बैरनी में, और पोखरा और लुम्बिनी कनेक्ट किया जाएगा। अब ना इस पर्टिकुलर एक चीज का बड़ा नुकसान है, इसको ना थोड़ा सा मैं सुनना चाहता हूं कि तुम में से कोई समझ पा रहा है कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में सीनेक इज द मोस्ट डिजास्टरस प्लान। सीनेक बहुत डिजास्टरस प्लान है, कोई बता सकता है तुम में से? सर क्योंकि अभी सॉरी मैंने सुना नहीं। बोलो मरवा जी बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि टाइम ऑफ क्राइसिस ये चाइना के लिए वॉर मोबिलाइजेशन बहुत इजी हो जाएगी इस टाइम पे। वॉर मोबिलाइजेशन तो बात की बात है यार, अभी तो एक बहुत चीज जो है सर पे ही खड़ी है। सर जो ट्रेड चिकन नेक लिखा है, नहीं यार चिकन नेक इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। हाँ अभी कोई और कुछ बताना चाहेगा? यार एक चीज है जो बहुत छोटी सी है, तुमको शायद ना क्लिक नहीं कर रही है, बट ये चीज बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। सर कोई भी अगर जो चीज है, अगर चाइना कहीं भी भेजना चाहता है, अगर नेपाल में कहीं और भी हमारे इस तरफ में, तो सर ये बहुत इजीएस्ट वे है चाइना का कहीं भी कोई सामान भेजने का, किसी भी चीज का ट्रेड रूट पे। मैं नहीं समझा, फिर से बता क्या, मेरे को समझ नहीं है। सर जैसे अभी अगर कुछ भी नेपाल को चाहिए या कुछ भी मतलब मोस्टली जो सप्लाई चाहिए वो इंडिया के बॉर्डर के थ्रू जाती है चाइना में, नेपाल में, सॉरी सर, पीछे से कुछ नहीं आता। अगर इंडिया अगर सोलली अगर देखा जाए तो नेपाल इंडिया पे डिपेंड करता है अपनी किसी भी गुड्स के लिए। ठीक है। और अगर चाइना से, अगर वो इंडिया से अगर वो कह दे कि हम आपसे कोई भी टाइज नहीं रखते हैं, हम चाइना से रखना चाहते हैं, तो अभी सर वो इस चीज के लिए रेडी नहीं है कि नेपाल इस चीज कह सके, क्योंकि वहां पर और कोई अदर ऑप्शन नहीं है ट्रांसपोर्टेशन का। पीछे एवरेस्ट खड़ा है उनके सारी चीजें, तो बहुत
इजी नहीं है चीजें। अगर कोई भी चीज यहाँ पे 10 रुपए किलो तो 250 रुपए किलो मिल जाएगी उनको। लेकिन सर अगर ये रूट बन जाएंगे तो उससे सर ट्रेड फैसिलिटी हो जाएगा। कोई भी गुड्स होगा वो सबसे कम टाइम में चाइना से नेपाल और नेपाल से किसी भी कंट्री में भेज सकता है और उसकी तू कॉस्ट ना लास्ट पॉइंट पे लाके तूने गाड़ी गिरा दी, तो एकदम लास्ट पॉइंट पे लाके गाड़ी गिरा दिया कि वो चाइना से नेपाल लाके नेपाल से कहीं पे भी भेज सकता है। अरे पागल अभिनव, दिमाग लगा कि चाइना और इंडिया के बीच का टैरिफ बैरियर 0 है। डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा। अगर नेपाल में कोई सामान अगर चाइना का पहुंच गया तो तुझे लग रहा है कि तू पकड़ पाएगा कि वो मेड इन चाइना है और मेड इन नेपाल है? भाई वो तो सामान इधर उधर घुमा करेगा, कैसे डंप कर लेगा, रोकेगा कैसे? लेकिन सर उसके लिए रेगुलेशन आ तो गई है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का। वो बन जाए जब बन जाए। तुझको आज भी पता है कि अगर तूने एक जूता नेपाल में खरीदा और उसको पहन के तू आ गया ना तो तेरे को कोई नहीं रोकता। अनटिल अनलेस मोर देन 2 पीसेस नहीं होते तब तक तुम नेपाल में रोके नहीं जाते हो। यस सर, कि अनटिल अनलेस मोर देन 2 पीसेस नहीं है, 2 पीसेस ऑफ एनीथिंग, तो तुझको रोका नहीं जाता है नेपाल में। तो लोग क्या करते हैं, वहां यहाँ से गंदे कपड़े पहनकर जाते हैं, वहां से कपड़े पहनते हैं, एक पहनेंगे और 2 पीसेस लेकर आ जाते हैं। मतलब टेक्निकली दे आर ब्रिंगिंग 3 पीसेस फॉर दैट। सेम गोज फॉर जूता। सो ये सब अगर तू सोच ले कि चाइना ने नेपाल में अपना यहाँ पे ये जंकयार्ड बना डाला, तो भैया तुम ये समझ लो कि फिर तुम्हारे यहाँ पर चाइना सामान को कोई रोक नहीं पाएगा। ये तुम ध्यान रखो, ये तुम्हारे मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाबा एक चीज बताओ, चाइना और इंडिया, नेपाल और इंडिया का जो आज टेंशन है, ये टेंशन बहुत खींचा तो 1-2 साल 2-3 साल तक में खत्म हो जाना है। पर अगर वो चाइना ने इन्वेस्टमेंट कर दी है और चाइना का मार्केट में सेटल हो गया ये चीज, तो तुम ये समझो कि जो तुम्हारा रोटी बेटी का नाता है ये तो तुमको ले डूबेगा आगे चल के। भाई 2-3 साल में हो गया मामला सॉर्ट आउट। भाई कोहली ओली साहब चले गए यहाँ से, कोहली साहब के जाते साथ ही मामला हो जाएगा ठंडा। इंडिया और नेपाल का बॉर्डर डिस्प्यूट भी सॉल्व हो जाएगा, अयोध्या कहाँ है वो भी क्लियर हो जाएगा। जब ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद तुम देख लेना कि सामान आया जाया करेगा, फिर तुमको पता भी नहीं चलेगा कि नेपाली सामान है कि चाइनीज सामान है। सर ये मिस्टर ओली की आड़ में स्लोली चाइना कुछ और ही कर रहा है। ठीक है, ओके। सो गाइस 1 मिनट, ठीक है ना। अब इस पे ध्यान रखना है तुमको। इस पे तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है? इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसा पहला पॉइंट अभिनव ने बोला, ये पॉइंट तो आप नोट कर ही डालो कि चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर से नेपाल चाहता है कि इंडिया पे ओवर डिपेंडेंस खत्म हो जाए। सबसे पहली चीज तो ये लिख ही डालो। एक सर ये टेररिज्म बैकडोर भी अच्छा बन जाएगा वैसे। क्या बोल रहा है? सुनाई नहीं पड़ा मेरे को। मैं कह रहा हूँ टेररिज्म का अच्छा बैकडोर बन जाएगा ये इंडिया के लिए। बहुत ज्यादा बन जाएगा यार। और तुमको पता है जितने भी ISI एजेंट्स घुसते हैं ये सबके सब नेपाल रूट से ही घुसते हैं। और तुम क्या लगता है अब और क्या चाइना में और फर्दर ट्रेन होकर आएंगे? सर ये जितने वेपन्स का सप्लाई इजी हो जाएगा। नेपाल से हमेशा इजी रहता है। क्या बोल रहे हैं? सर आज भी जितने भी वेपन सप्लाई होते हैं ना, अगर कोई भी अगर लोकल गैंगस्टर भी हैं जैसे उत्तर प्रदेश में ये विकास दुबे मान लो सर, ये भी भाग के नेपाल पहुंच जाते हैं। और हमारी तो सर हिस्ट्री रही है, सारे लोग ही भाग भाग के नेपाल पहुंच जाते हैं। सही बात है ना, लैंग्वेज का इशू ना चेहरे से इशू, कुछ नहीं है, नीचे चले जाते हैं। अच्छा ना, मैं तुम लोग को एक पॉइंट और बता देता हूँ यार, थोड़ा सा ना पढ़ लो। हालांकि प्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एक ना नेपाल में 2 चीजें तुम पढ़ लो, कभी भी फ्री हो जाओ पढ़ लेना। एक तो तुम वहां का ना मधेसी इशू पढ़ लो कि मधेसी क्या इशू चल रहा था वहां पे। पुराना है, मतलब 2018 का है ये इशू, बट पढ़ लेना मधेसी इशू क्या था। और इसके रेफरेंस में तुम पढ़ना गुत्थी बिल ऑफ क्या कहते हैं नेपाल। ये दोनों चीजें पढ़ लेना। इन दोनों को रेफरेंस लोगे तो तुमको पता चलेगा कि ओली साहब इतना गुस्से में आ क्यों गए हैं। इसका रीजन ये है कि मधेसी इशू में इंडिया ने बहुत जबरदस्त आर्म ट्विस्ट किया था इनका कि
मतलब इंडिया वालों ने काफी नाक रगड़वा दी थी नेपालियों की, तो नेपाली इस चीज से बड़े नाराज हो गए थे, बड़े नाराज हो गए थे इस चीज से कि इंडिया ने हमें को मतलब हमारे पे हर चीज डिक्टेट कर रहा है इंडिया, और उसी के रेफरेंस पे तुम। हाँ सर, इंडिया के पॉलिटिकल लीडरशिप मतलब के नाइव हो चुकी है या फिर अपने ऑफिसर्स ही किसी वर्थ के नहीं है इंडिया के? यार पता नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब सर कुछ लास्ट। नेपाल तो सर मतलब किसी कहते हैं ना किसी गरीब को ऐसे मतलब ऐसे हेल्प मत करो कि तुम उसको रियलाइज करा दो तुम गरीब हो। हाँ मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा है यार, द वे दे हैव डेल्ट विद द अर्थक्वेक टाइम, अर्थक्वेक के टाइम पे भी जिस तरह से डील किया था ना, वो भी ठीक नहीं था, ये मधेसी वाला भी चीज ठीक नहीं थी। बट ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एंटी इंडिया फीलिंग इस बार है नेपाल की, यार इतनी कभी भी नहीं रही है पहले। मतलब काला पानी इशू सर अच्छा बड़ा ठंडा पड़ा था, मैप में निकाल दिया वो। हाँ हमने कुछ नया ही इसमें कर दिया। ओके गाइस, ये दोनों चीजें ना पढ़ना जरूर, मधेशी इशू और गुत्थी बिल दोनों पढ़ना, दोनों नेपाल की हैं, ठीक है। ओके अगर नहीं पढ़ पाओ, ना समझ पे आए, गुत्थी बिल ना समझ में आए, तो एक बार जरूर बात करना। मधेशी किन्हें कहा जाता है? मधेसी वो लोग होते हैं जो नेपाल में रह रहे हैं बट उनका बिलोंग वो करते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार को, उनको मधेसी कहा जाता है, ठीक है। ओके अब इंडिया के कंसर्न क्या है? इंडिया का कंसर्न ध्यान रखो, तुमको क्या लिखना है। सबसे पहली पॉइंट इंडिया का यहाँ पर ये कंसर्न है कि अगर इंडिया इसमें चाइना की तरफ, चाइना इसमें पैसा पुट करने लग जाएगा तो क्या कहते हैं, सारा का सारा नेपाल उसकी तरफ मूव कर जाएगा। फिर दूसरी चीज क्या है, ये वाला पॉइंट मैं आपको बोल रहा था कि इस वाले पॉइंट को नोट कर लो। ये वाला पॉइंट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइना कंज्यूमर गुड्स को डंप करेगा नेपाल में और फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। सर वो तो अभी भी कर रहा है बांग्लादेश के थ्रू वैसे। हाँ पर बांग्लादेश के साथ टैरिफ बैरियर्स बहुत सारे हैं यार, नेपाल के साथ तो कुछ भी नहीं है यार। तू एक चीज बता, पिछले 70 साल से हम करे आ रहे हैं, हमें सब पता है कि कौन से रास्ते से सामान लेकर जाना है जहां से कोई रोक नहीं रहा, एंड वी आर हैविंग अ गुड म्यूचुअल क्या फेथ ऑन ईच अदर कि ठीक है यार, तुम दोस्त हो, पुराने रिश्तेदार हो, तुम्हारे से कुछ नहीं होगा। वो अभी तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, जब तक वो सामान थोड़ा बहुत चाइनीज था या थोड़ा बहुत नेपाली था तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट अब जब ये रोड रूट, ये सब कुछ ट्रेड रूट बन जाएगा तो तू समझ रहा है कि वो कितनी तेजी से सामान डंप करना शुरू करेंगे नेपाल में। अब नेपाल रूट से पहुंचना शुरू करेगा इंडिया, और इंडिया में तुम ये समझ लो कि सस्ता माल मिलेगा तो कहीं पे भी दौड़ दौड़ के हम लोग ले ले भागेंगे उसको कि सस्ता है ले लो, 2+3 मिल रहा है। आगे बढ़ू? यस सर। ओके आ जाओ। और एक क्रा चैनल जो अभी अपन ने डिस्कस किया था, क्रा चैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगेन ये क्रा चैनल इज अ पार्ट ऑफ पर्ल ऑफ स्ट्रिंग, बट इट इज ऑफ 2018। अगेन मैंने एक सीक्वेंस में जोड़ने की कोशिश की है इसको। 2018 का ये क्रा चैनल है, क्या कर रहा है पहले तो ये समझना है कि क्रा चैनल है क्या। ये एक बहुत ही छोटा सा लाइन है थाईलैंड में जिसको कट करके एक एक कैनाल सा बनाने का प्लान कर रहा है चाइना, ताकि जो रूट पहले यूं करके आता था, ये मलक्का स्ट्रेट है, ये वाला जो स्ट्रेट है दिस इज कॉल्ड एज मलक्का स्ट्रेट, तो यूं घूम के आता था, अब क्रा चैनल के थ्रू यूं निकल जाएगा, ठीक है। सो ध्यान रखने वाली चीज है, क्रा चैनल कहां बनाया जा रहा है। अब इसको फटाफट नोट करो कि क्रा चैनल विल ज्वाइन अंडमान सी, दिस इज अंडमान सी, ये वाला पोर्शन अंडमान सी है, अंडमान सी एंड गल्फ ऑफ थाईलैंड, गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है जो सीधे जाके साउथ चाइना सी में खुलेगा। तुमको एक आध चैनल, एक आध स्ट्रेट, ये तुमको ना पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तुमको याद रखना है। कुछ ना कुछ नदियों के बारे में, सीज के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आती ही रहती हैं, तो याद रखना बहुत जरूरी है।
क्रा इज ए इस्थमस चैनल लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं कोई नए वाले में, कोई भी नए वाले में मुझे ना इसका मतलब बताए, व्हाट डज इट मीन बाय इस्थमस। इस्थमस चैनल क्या होता है? नए वाले में कोई भी नए से बताए चलेगा। कोई बताएगा? इस्तेमाल नहीं बता रहे हो यार। चलो ठीक है, सर नए वालों की ज्योग्राफी शायद शुरू नहीं हुई है। चलो कोई बात नहीं, कोई ओल्ड वाले में से बताते। हाँ अभिनव बता चल। सर ये एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है जो दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है, बट दो लैंड मासेस को ज्वाइन कर देता है। ठीक है, एक नैरो लैंड मास होता है, एक बहुत ही नैरो लैंड मास होता है जो कि दो बड़ी लैंड मासेस को कनेक्ट करता है। मतलब इट इज लाइक कि एक ये बड़ा सा लैंड है यूं, एक बड़ा लैंड था, और एक बड़ा लैंड था यूं। तो जो ये बीच का पैच है, दिस पैच इज कॉल्ड एज इस्थमस। ठीक है, ये समझ में आ गया? दो बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट कर रहा है। ओके, इसी के साथ एक वर्ड होता है और जो कि इसके साथ जुड़ता है, याद रखो, टोम्बोलो। कोई जानता है वर्ड टोम्बोलो? ये नहीं सुना था उधर वैसे टोम्बोलो। पर ये लैंड मास वो नहीं जो एक्सटेंड कर रहा था सीक्रेट वर्ड्स। क्या 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 क्या? ये लैंड मास होता है जो लैंड सी में एक्सटेंड कर रहा होता है लैंड से। ठीक है, एक क्या लैंड मास होता है? देखो एक चीज का ध्यान रख कि एक छोटा सा कहीं कोई एक आइलैंड जैसा सेक्शन है, एक बड़ा सा एक मेन लैंड है कहीं पे। अब एक पतली सी स्ट्रिप ने अगर एक आइलैंड को कनेक्ट किया हुआ है तो दिस आइलैंड इज, मतलब दिस स्ट्रिप इज कॉल्ड एज टोम्बोलो। ठीक है, मतलब सर ये एस्थमस जैसे ही तो है सर। ये एस्थमस में यार दो लैंड मासेस जुड़ते हैं, इसमें एक लैंड मास और एक आइलैंड होता है। ओके सर जैसे राम सेतु। कुड भी राम सेतु, पर राम सेतु कोई लैंड मास है नहीं ना यार। होता अगर ऊपर होता पानी के ऊपर तो उसको, सर एक तरीके से, हाँ तो आप उसको राम सेतु को काउंट कर सकते थे। सो टोम्बोलो समझ में आ गया? टोम्बोलो, स्पेट, बार, ये सब चीजें आती हैं, तुम लोगों को पता होनी चाहिए। स्पिट वर्ड सुना है? स्पिट, हाँ स्पिट भी सुना है। स्पिट बार सुना है? चलो कोई बात नहीं है, कर लेंगे आगे जहां पे भी टकराएगा। अभी करंट अफेयर्स पे फोकस करते हैं, जो भी चीजें मिलती जाएंगी। एनसीईआरटी में दिया है ना सब कुछ, ये टोम्बोलो स्पिट बार। मैंने पढ़ा है टोम्बोलो, तो मैंने पढ़ा है जेसी लियोंग से। ओके ठीक है, चलो ठीक है गाइस, यहां तक समझ में आ गया? क्रा चैनल में इंपॉर्टेंट है दो चीजें तुम लोग को जो ध्यान रखना है। इस्तमस वर्ड याद रहे, दूसरा तुम्हें याद रहे कि इसको गल्फ ऑफ थाईलैंड वाला वर्ड याद रहना जरूरी है, और दूसरा अंडमान सी, दिस इज अंडमान सी, ये जहां पे जुड़ रहा है ना, ये जहां नाव चल रही है, दिस इज अंडमान सी। ये दोनों पॉइंट्स को ये जोड़ रहा है क्रा आइलैंड, क्रा चैनल। ठीक है, आज मेरे हिसाब से आज का कैंसिल करते, क्लोज करते हैं क्लास। कल फिर 12 बजे से अपन पढ़ाते हैं, नहीं तो बैटल ऑफ गैलीपोली ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, ओके, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट अभी तक की जितनी क्लास में? सर वन डाउट, ये सर ये जो अभी आपने क्रा चैनल बताया, ये तो दो आइलैंड को कनेक्ट कर रहा है, तो इस्तेमाल कैसे हुआ? क्या आपने बताया सर? वो थाईलैंड का ही पार्ट है। वो थाईलैंड का ही पार्ट है। अच्छा, आइलैंड का ही पार्ट है वो, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो आइलैंड अलग से है। ओके ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है गाइस, हैव अ गुड डे। आगे अपनी क्लास अटेंड करो, मैं आपको अगले 1 घंटे में आपकी शेयर कर दूंगा आपकी वीडियोस। तुम लोगों को एक वो बनाने को बोला था यार कि एक सर से बोला है। सर से बात कर लो एक बार, एक बार